तावीज, नई जिंदगी, नया सफर। मेरी आत्मा खुद को धिक्कारने लगी थी। आखिर मैंने अपने प्यार को धोखेबाज कैसे समझ लिया। सामने फरमान खड़ा था। दिल तो चाहता था कि दौड़कर उसके सीने से लग जाऊं, लेकिन उस आदमी को देखकर मेरे कदम ही ठिठक गए। कहीं उस शख्स को मेरे एहसासों के बारे में कुछ भी शक ना हो जाए। ऐसा सोच मैं चुपचाप रसोई की तरफ चली गई। अब मेरे हाथ थाली लगाने में लगे थे, लेकिन दिमाग अभी भी बाहर ही घूम रहा था। आखिर फरमान ने आने में इतनी देरी कैसे कर दी। इससे पहले कि मैं और कुछ भी सोच पाती, बाहर से उस आदमी की आवाज आई, आसिफा, आसिफा कहाँ मर गई। आजकल इस लड़की को कुछ सुनाई भी नहीं देता। आवाज सुनते ही मैं बाहर भागी। अभी तो मेहमान की थाली के बारे में पूछ रही थी, और अब जब मेहमान आ गया है तो इतना भी नहीं मालूम कि उसे एक गिलास पानी पिला दे। क्या इतनी भी तहजीब नहीं सिखाई तुम्हारी माँ ने तुम्हें। वह मुझ पर चिल्लाते हुए बोला। अरे मामू जान, आप गुस्सा मत करिए, मैं खुद ही ले लेता हूँ। ये कहकर वह उठ गया। तुम क्यों लेते हो, इसको किस लिए रखा है घर में, सिर्फ रोटियां तोड़ने के लिए। उसने फरमान का हाथ पकड़कर उसे वापस बिठा दिया और फिर से मुझे गुस्से से बोलने लगा। जी अभी लाई, नजरें झुकाकर कहते हुए मैं वापस रसोई में लौट आई। लेकिन आज मुझे उस आदमी के गुस्से से ज्यादा फरमान के लौट आने की खुशी थी। मैं चुपचाप एक गिलास पानी भरकर फरमान के हाथ में दे आई। वो प्यार भरी नजरों से मुझे देख रहा था, जैसे अपने देर से आने की माफी मांग रहा हो। मैं उसकी आंखों में उसके दिल की बात को पढ़ पा रही थी। अब यही खड़ी रहोगी क्या, क्या बूंद बूंद पानी मुंह में डालने के लिए खड़ी है। वो पानी खुद पी लेगा। जब देखो वक्त खोटी करने का बहाना ढूंढती है लड़की। चलो जाकर थाली लगाओ, कामचोर कहेगी। शायद मेरा कल उसकी हंसी उड़ाना उसे अभी तक हजम नहीं हो रहा था। वह बात बात में अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं चुपचाप जाकर रसोई में थाली लगाने लगी और थोड़ी ही देर में 2 थालियां लगाकर उन दोनों के आगे रख दी। मैं फरमान से बात करना चाहती थी, लेकिन कोई भी मौका नहीं मिल रहा था। दोनों बैठकर खाना खाने लगे। मैं चुपचाप रसोई के बाहर दूर बैठकर उन दोनों को देख रही थी। खाना खाते खाते अचानक फरमान बोला, मामू जान, वो नुक्कड़ वाले हकीम साहब ने आपके लिए पुड़िया भेजी है। आप सुबह गए होंगे वहां पर। वो बोल रहे थे कि आप शाम की पुड़िया ले जानी भूल गए। शाम की पुड़िया? लेकिन उन्होंने मुझे शाम की पुड़िया के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया? लेकिन अभी जब मैं घर को आ रहा था तो उन्होंने मुझे पीछे से आवाज देकर कहा, तुम्हारे मामू जान अपनी शाम की पुड़िया ले जाना भूल गए हैं, ये लेते जाओ और उन्हें दे देना, सुबह तक तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उस आदमी ने फरमान के हाथ से वो पुड़िया ले ली। और हाँ मामू जान, इसे दूध के साथ लीजिएगा, वो हकीम साहब ने दोहरा कर कहा था, भूलिएगा नहीं। फरमान फिर से बोला, हाँ ठीक है, कहकर वह उठा और अपने हाथ धोने लगा। मैं बर्तन उठाने के बहाने फरमान के पास गई। उसने प्यार से मुझे देखते हुए हाथ का इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। उसके आने से ही मुझे तसल्ली हो गई थी। मुझे विश्वास था कि अब सब कुछ ठीक होगा। आप मामू जान के लिए 1 गिलास गर्म दूध ले आएगी? वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। हाँ, मैं सिर हिलाकर मैं दूध लेने चली गई। ना जाने आज क्यों फरमान इस सांप को दूध पिलाने के चक्कर में है। अगर मेरे बस में होना तो मैं इसे दूध में जहर मिलाकर पिला दूं। मैं अपने मन ही मन में सोचते हुए दूध का गिलास भरने लगी। इससे पहले कि मैं उसे पकड़ाने जाती, फरमान खुद ही रसोई के दरवाजे पर मुझसे दूध लेने आ गया। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। वह जानता था कि मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उसकी एक मुस्कुराहट ने मुझे सारे जवाब दे दिए थे। उसने मेरे हाथों से दूध ले जाकर अपने उस हैवान मामा को पकड़ा दिया। शायद वह इसलिए मेरे पास आया था कि वह नहीं चाहता था कि अब मैं उस आदमी के पास भी जाऊं या उसका साया भी मेरे बदन को छुए। मैं रसोई के झरोखे में बैठी फरमान को देख ही रही थी। अभी भी अपने मामू जान के पास बैठा था, जो आराम से घूंट भरता हुआ दूध खटक गया। उसे यूं दूध खटकता देख अब मेरे पेट में भी चूहे दौड़ने लगे थे। मैंने चुपचाप अपनी थाली लगाई और रसोई में एक तरफ बैठकर खाने लगी। खाना खाकर जैसे ही मैं बर्तन संभालने के लिए उठी तो पीछे से आ रहे 2 हाथों ने मेरी कमर को जकड़ लिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, फरमान ने हवा में झुलाते हुए मुझे गोल घुमा दिया। उसकी छुअन का एहसास मेरे बदन की रग रग जानती थी। फरमान, क्या कर रहे हो, अगर तुम्हारे मामू जान ने देख लिया तो? मैंने बहुत धीरे से कहा। मामू जान कहते हुए वो हंसने लगा। उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और सीधा बाहर आंगन में ले गया। क्या कर रहे हो फरमान, मुझे छोड़ो, नीचे उतारो, मैं लगातार बोलती जा रही थी। वो मुझे अपने हैवान मामू के पास ले गया, जो वहीं आंगन में खटिया पर पड़ा सो रहा था। क्या कर रहे हो, माना कि तुम्हारे मामू जान की आंख लग गई, लेकिन अगर वो उठ गए तो हमारा सब प्लान गड़बड़ हो जाएगा, जानते हो ना? हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। अगर उनकी आंख खुल गई तो, लेकिन उनकी आंख लगी नहीं है, लगाई गई है। फरमान की गोल गोल बातें मुझे समझ नहीं आ रही थी। क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसने मुझे नीचे उतारा। अच्छा, तो अच्छी तरह समझाते हैं। मतलब यह कि मेरी जान, तुम्हारे ये नकली अब्बू तब तक नहीं उठेंगे जब तक सवेरा नहीं हो जाएगा। नींद की पुड़िया भेजी है हकीम साहब ने इनके लिए। उसने अपनी ही तरफ अपने दोनों हाथों से इशारा किया। उसकी आंखों की शरारत साफ साफ नजर आ रही थी। उसकी बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरे होने वाले मियाँ जी हकीम भी है। अभी तुम जानती ही क्या हो अपने होने वाले मियाँ जी के बारे में। धीरे धीरे देखो क्या रंग दिखाएंगे हम आपको, कहकर वो अपने होठ मेरे होठों के बहुत करीब ले आया। मैंने
मैंने प्यार भरे हाथों से पीछे धकेला और हंसते हुए आंगन में भागने लगी। वो भी मेरे पीछे पीछे मुझे पकड़ने के लिए भागा। भागते भागते उसने मेरी कलाई को पकड़ ही लिया। मैं हांफते हुए वहीं रुक गई। उसने जोर से मुझे अपने करीब खींचा और मेरी कमर में हाथ डाल दिया और बड़े प्यार से बोला, अच्छा एक बात पूछूं? मैं उसके बहुत करीब थी, इतना करीब कि हम दोनों के बीच में से हवा भी ना गुजर सके। उसके यूं करीब होना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पूछो? मेरे लबों पर हया भरी मुस्कुराहट थी। मैंने अपनी नजरें नीचे झुका ली। अच्छा तो सच सच बताना, मेरे नहीं आने से तुम कितना डर गई थी? डर? मैं क्यों डरने लगी भला? मैंने अकड़ कर जवाब दिया। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मैं तुम्हें धोखा देकर भाग गया हूँ? उसकी शरारती आवाज गंभीर हो गई थी। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, कैसे कह देती मैं उसे ये सच कि हाँ मैं सचमुच डर गई थी? कैसे कह देती अपने प्यार से, जो मुझसे इतना प्यार करता था, कि मैं उसे धोखेबाज समझ रही थी? ये बात कहकर मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। कभी कभी झूठ बोलना भी जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, ताकि आप किसी अपने का दिल ना दुखा सके। अम्मी भी तो हमेशा कहती थी कि कभी कभी जिंदगी में झूठ बोलना सच बोलने से ज्यादा जरूरी हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिर ऐसा क्यों सोचने लगी मैं? खुद से ज्यादा भरोसा करती हूँ मैं तुम पर, मैंने उससे कहा। मुझे तो लगा था कि तुम डर जाओगी, मुझे गलत समझने लगोगी। मैं तो मामू जान से भी पहले घर आ जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम सौंप दिया। कहने लगे, मेरी तबीयत नासाज है, आज मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तुम ऑफिस का काम संभाल कर ही घर आना। मना भी नहीं कर सकता था, अगर मना करता तो उन्हें शक हो जाता, इसलिए उनका सारा पेंडिंग काम निपटा दिया। और वैसे भी आगे से यह सब काम उन्हें अकेले ही देखना है। उनकी कैद में रखे यह परिंदे तो अब आजाद होने वाले हैं। उसकी बात सुनकर मैं भी जोर जोर से हंसने लगी। उसने भी मुस्कुराते हुए मुझे अपनी गोद में उठा लिया और अंदर अपने कमरे में ले गया। पता ही नहीं चला कि कितनी देर से हम दोनों एक दूसरे में डूबे रहे। आधी रात होने को थी। आसिफा, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, उसने बिस्तर से उठते हुए कहा। तुमने सारी तैयारी कर ली है? हाँ, मैंने अपने कपड़ों की गठरी बांध ली है और साथ साथ माँ के कुछ गहने भी रख लिए हैं। पर उसकी क्या जरूरत है? वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। तुमने ही तो कहा था कि सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। उसने मुझे प्यार से देखा और गले लगा लिया। बस एक काम बाकी है आसिफा। क्या? इससे पहले कि मैं कुछ बोलती वो फिर बोला, तुम्हें बताया था ना वसीयत के वो कागजात, सुबह होने से पहले पहले हमें वो कागजात ढूंढने होंगे। फरमान, मुझे तो लगता है वो कागजात उसी तिजोरी में ही होंगे, मैंने भी बिस्तर से उठते हुए कहा। लेकिन उस तिजोरी की चाबी, क्या तुम उस तिजोरी की चाबी जानती हो कहाँ हो सकती है? मैंने ना में सर हिला दिया। फरमान के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। तुम फिक्र मत करो फरमान, हम दोनों मिलकर सुबह होने से पहले पहले कागजात ढूंढ लेंगे। मैंने उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया। उसके बाद मैंने और फरमान ने मिलकर उस आदमी के कमरे का कोना कोना छान मारा, तकिए बिस्तर तक खोल डाले, लेकिन हमें चाबी नहीं मिली। पता नहीं कहाँ छुपा रखी है उस आदमी ने चाबी। घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन चाबी नहीं मिली। लगता है दूसरों का हिस्सा भी सीने से लगा कर मरेगा, मैंने गुस्से में आकर बोल दिया। मेरे ऐसा कहते ही फरमान बाहर की ओर दौड़ा। उसको ऐसा दौड़ता देख मैं भी उसके पीछे पीछे गई। उसने सोए हुए अपने मामू जान के बदन पर हाथ मारना शुरू किया और उसके कुर्ते के अंदर बनियान में बनी जेब में से चाबी खोज ही ली। तुमने सही कहा था आसिफा, ऐसे लोग दूसरों का हक भी अपने सीने से चिपका कर घूमते हैं, कहकर उसने मुझे गले से लगा लिया। हम दोनों चाबी मिलने पर बहुत खुश थे। जल्द ही हमने कमरे में जाकर अलमारी के अंदर रखी तिजोरी को खोला। तिजोरी को खोलते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर बहुत सारा कैश, जेवर और फरमान जो ढूंढ रहा था वो कागजात भी पड़े थे। फरमान ने सबसे पहले वो कागजात निकाले और फिर वहां दरवाजे के पीछे से एक थैला निकालकर सारा सामान उसमें डालने लगा। मैं फरमान को देख ही रही थी। मुझे अपनी तरफ देखता देख वो बोला, वैसे तो मैं सिर्फ अपना हक या कागजात ही लेना चाहता था, लेकिन यह सब देख रही हो आसिफा, इस सब पर तुम्हारा हक है। सिर्फ अपना हक ले जाऊं और तुम्हारा हक छोड़ दूं? आखिर अब हम दोनों एक हैं, हमें एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। अगर यह आदमी खुद को भी बेच दे तो यह तुम्हारे ऊपर किए गए जुल्मों का हिसाब नहीं दे सकता। मुझ पे किए गए जुल्मों की सजा फरमान उसे देना चाहता था, यह सोचकर मैं इतनी खुश थी। उसने घड़ी पर नजर डाली, सुबह के 4 बजने वाले थे। फिर उसने जल्दी से मोबाइल निकाल कर एक फोन लगाया। आसिफा, अब देर मत करो, अपना सामान उठाओ। उसके कहते ही मैंने बिस्तर के नीचे पड़ी गठरी और माँ के गहने निकाल लिए। थोड़ी ही देर में हमारे दरवाजे के आगे गाड़ी खड़ी थी। चलो आसिफा, जल्दी करो। उसने मेरा सामान अपने हाथों में पकड़ लिया और तेजी से घर के बाहर निकलने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दी। बाहर खड़ी कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा एक आदमी हमारा इंतजार कर रहा था। जल्दी बैठो, हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, इससे पहले कि वो आदमी उठ जाए हमें यहाँ से निकल जाना होगा, कहकर फरमान ने कार के पीछे की सीट का दरवाजा मेरे लिए खोल दिया और फिर खुद पीछे सारा सामान रखने लगा। सामान रखकर उसने डिक्की को बंद किया और आकर मेरे साथ बैठ गया। चलो, उसने ड्राइवर से कहा। थोड़ी ही देर में कार उन तंग गलियों में से निकलती हुई बाहर हाईवे पर आ गई थी। फरमान ने मेरे हाथों पर अपना हाथ रख दिया। उसकी आंखें नींद से भारी हो रही थी। वो मेरे कांधे पर सिर टिकाकर सो गया। कितना मासूम लग रहा था उसका चेहरा सोते हुए। मैंने उसको आंख भर कर देखा। थोड़ी ही देर में हम शहर के बहुत दूर निकल आए थे। आसमान में सूरज की लालिमा फैलती जा रही थी, जो एक नए दिन की शुरुआत के संकेत थे।
मैंने खिड़की से बाहर देखा। जहां तक नजर जा रही थी, दूर तक लहराते हुए खेत थे। नई जिंदगी का नया सफर बहुत सुहाना लग रहा था। मैं खुश थी। एक हैवान की कैद से आजाद हो गई थी मैं। मैंने कार की खिड़की खोल दी और आजादी की ठंडी ठंडी हवा मेरे गालों को छू रही थी। कलंक एपिसोड 23, प्यार की सच्चाई। कार के पहिए तेजी से घूमते हुए जिंदगी की डगर पर बढ़ रहे थे। मन में एक सुकून था। आजादी की ये ठंडी हवा मेरे जिस्म के साथ साथ मेरी रूह को भी ठंडक दे रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं उस हर पल को जीना चाहती थी। यह भी नहीं जानती थी कि कहाँ जा रही हूँ, लेकिन फिर भी निकल पड़ी थी एक अनजान सफर पर। शायद मुझे अपने हम सफर पर खुद से ज्यादा भरोसा था। सारी रात की बेचैनी खत्म हो चुकी थी। नींद जैसे खुद ही थपकियां देकर सुलाने चली आई। माँ के चले जाने के बाद आज पहली बार मैं चैन की नींद सोई थी। सोते सोते कब लंबा सफर कट गया पता ही नहीं चला। अचानक गालों को छूती वो ठंडी हवा रुक चुकी थी। आंख खुली तो कार एक अनजान रास्ते पर खड़ी थी। मेरा सर फरमान के कांधे पर था। वह मुझे एकटक देख रहा था। उसे देख सहसा ही एक मुस्कुराहट मेरे लबों पर आ गई। मैं सीधी उठकर बैठी और अपने दुपट्टे को संभाला। क्या हम पहुंच गए? फरमान को देखते हुए मैंने पूछा। बस कुछ देर और, हमारी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। कुछ खाओगी? उसने मुझसे बड़े प्यार से पूछा। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, अभी मैं कुछ लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, कहकर वह कार से उतरा और सड़क से नीचे की ओर चल पड़ा। मैंने बाहर एक नजर दौड़ाई। दूर दूर तक सुनसान सड़क पर वहां एक अकेला ढाबा था। जिंदगी की यह डगर मुझे कहाँ ले जाने वाली है, मैं कहाँ जानती थी। आखिर कब पहुंचेंगे हम अपने घर? मैं अपने मन ही मन में अपने सपनों के घर को देख रही थी। यह पकड़ो आसिफा। फरमान की आवाज सुनते ही मैं सपनों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में लौट आई। फरमान ने एक कप चाय और अखबार में लिपटे कुछ पकोड़े मेरे हाथ पर रख दिए। कितनी फिक्र थी उसे मेरी, बिना पूछे ही जानता था कि मैं क्या चाहती हूँ। और तुम्हारी चाय तुम नहीं लोगे? उसने ना में सर हिला दिया। नहीं, अब तो मैं अपने घर जाकर तुम्हारे हाथ से ही कुछ लूंगा, कहकर वो किसी से फोन पर बात करने लगा। जी हम पहुंचने वाले हैं, बस आधे घंटे में वहां पर होंगे, आप चाबियां तैयार रखिए। खान साहब थे फोन पर। इससे पहले कि उससे पूछती वो खुद बोल पड़ा। मैंने खोली किराए पर ले ली है, हम वहीं रहेंगे। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद हम फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। थोड़ी ही देर में हमारी कार तंग गलियों के बीच में से होती हुई गुजर रही थी और फिर एक मोड़ पर जाकर रुक गई। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, फरमान ने कहा, चलो आसिफा, हमारी मंजिल आ गई। मैं कार से उतरी। मेरी नजर सामने एक छोटी सी खोली पर पड़ी। फरमान कार में से सामान निकालने में बिजी हो गया। उसने टैक्सी वाले को किराया देकर रवाना किया। खोली के बाहर ही एक आदमी खड़ा था। ये वही खान साहब थे। अभी अभी जिन खान साहब से फरमान ने बात की थी, वो वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने फरमान को देखते हुए खोली की चाबियां हमारे हवाले कर दी। फरमान ने खोली पर लगा ताला खोला और हम दोनों अंदर चल दिए। खोली के नाम पर धूल से भरा हुआ ये छोटा सा कमरा, जिसमें कोने पर एक के ऊपर एक चढ़ा फर्नीचर पड़ा था और साथ में एक छोटी सी किचन थी। गैस चूल्हे के अलावा एक तो बर्तन थे। रोशनी के नाम पर ऊपर एक रोशनदान था, जिसमें से धूल भरी धूप चलती हुई अंदर आ रही थी। मैंने ऊपर रोशनदान की तरफ देखा। क्या सोच रही हो? बहुत छोटी जगह है ना? तुम चिंता मत करो, जल्द ही एक अच्छे से घर का इंतजाम कर लूंगा। फरमान मेरे कांधे पर अपने दोनों हाथ रखकर बोला। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। जगह छोटी हो या बड़ी, घर तो घर ही होता है ना। और घर तो वहां के रहने वालों से बनता है, वरना हर घर मकान ईंट गारे पत्थर का एक ढांचा ही होता है। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा। अच्छा, मैं कुछ खाने का सामान का बंदोबस्त करके अभी आता हूँ, तुम अंदर से चिटकनी लगा लेना। मैंने हाँ में सर हिलाकर अपनी हामी भरी और फरमान मुझे खोली में अकेला छोड़कर बाहर चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि खोली को घर बनाने की शुरुआत किस तरह की जाए। मैंने वहां कोने में पड़ा एक झाड़ू उठाया और खोली को साफ करना शुरू किया। फरमान के आने तक खोली चमकने लगी थी। दरवाजे पर दस्तक होते ही मैंने दरवाजा खोला। अरे वाह, क्या कमाल किया तुमने। ये तो वो खोली लग ही नहीं रही जो हमने किराए पर ली थी। तुमने तो इसको बहुत सुंदर बना दिया। अभी देखते जाओ हम अपने घर को कितना खूबसूरत बनाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों ने खाना खाया और अंदर एक तरफ इकट्ठा हुआ सारा फर्नीचर सही जगह पर रख दिया। थोड़ी ही देर में वो पुरानी सी खोली एक खूबसूरत छोटे से घर में तब्दील हो चुकी थी, यानी कि हमारे घर में। थक टूट कर हम दोनों नीचे फर्श पर ही बैठ गए। मैंने दीवार के साथ अपने सिर को सटा लिया। क्या सोच रही हो? यही कि अब तक तुम्हारे नए अब्बू को हमारे जाने का और घर की पूरी सफाई का पता चल गया होगा। क्या बीत रही होगी बेचारे उस पर। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही और ना ही यह सोचना चाहती हूँ। मैं कभी भी अपनी जिंदगी के उस अतीत को याद नहीं करना चाहती फरमान। मैं बस अब जिंदगी में आगे ही आगे देखना चाहती हूँ। कभी पलटकर जिंदगी की वह काली रात याद नहीं करना चाहती। मैंने फरमान की आंखों में आंखें डालकर कहा। आगे से तुम भी कभी उस बारे में बात मत करना। तुम ठीक कहती हो आसिफा, अब हम जिंदगी की उस काली रात को कभी याद नहीं करेंगे। अब हम सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचेंगे। तो ठीक है, आज शाम को तैयार रहना। तैयार? कहीं जाने वाले हैं हम? नहीं, कहीं जाने वाले नहीं हैं।
लेकिन हमारे घर में कोई आने वाला है। कौन? मौलवी साहब। मौलवी साहब? मैंने फिर से दोहराया। हाँ, आज शाम को हमारा निकाह है। फरमान ने कितनी आसानी से मुझे इतनी बड़ी बात कह दी। हमारा निकाह आज ही? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुशी के मारे पागल ही हो जाऊंगी मैं। फरमान से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बस इतना ही कह पाई। मैं बहुत खुश हूँ फरमान। कहते हुए मैं उसके गले से लग गई। अच्छा, अब छोड़ो, शाम की तैयारी भी करनी है। उसने मेरे हाथों को अपने गले से निकाला। तैयारियां? आखिर कौन आने वाला है हमारे निकाह में? कोई भी नहीं आने वाला है। कौन? क्या हम निकाह की तैयारियां दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं? अपने लिए कुछ नहीं किया जाता? वह कहकर मुस्कुराने लगा। बस तुम शाम तक तैयार रहना, कहकर उसने बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। और तुम कहाँ चल दिए? मैंने पीछे से आवाज दी। आसिफा, हमारे पास इतनी दौलत इस खोली में पड़ी है। यहाँ ऐसे खोले में इतनी दौलत रखना सेफ नहीं। और अगर तुम्हारे अब्बू और हमारे मामू जान पुलिस लेकर हमें ढूंढते यहाँ आ भी जाए, तो हम साफ साफ कह सकते हैं ना कि हमने कुछ नहीं लिया। हम मुसीबत में ना पड़ जाए, इसलिए इस दौलत का इंतजाम कहीं ना कहीं करना होगा। लेकिन इतनी दौलत लेकर तुम जाओगे कहाँ? तुम फिक्र मत करो, मैंने सब इंतजाम कर रखा है। ये मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे हेल्प करने के लिए तैयार है। एक तो खाते खुलाए हैं यही पास के एक तो बैंक में। इधर उधर एडजस्टमेंट तो करना ही होगा। कुछ दोस्तों के यहाँ रखवा लूंगा तो कुछ बैंक में जमा करवा दूंगा। मुझे तसल्ली देकर फरमान सारी नकदी लेकर चल दिया। ध्यान से जाना फरमान, आज का जमाना बहुत खराब है। मैंने उसे पीछे से आवाज दी। तुम फिक्र ना करो आसिफा, मैं बस यूं गया और यूं आया। बस तुम तैयार रहना, और हाँ, वो तुम्हारी माँ के जेवर थे ना, आज वही डालना। मैंने मुस्कुराकर फरमान को हाथ हिलाया। वह चला गया। उसके जाते ही मैंने अपने कपड़े संभालने के लिए अपनी गठरी को खोला। ऊपर माँ का सुर्ख लाल जोड़ा पड़ा था। मुझे फरमान की बात याद आ गई कि तैयार होकर रहना। मैंने उस दिन अपनी माँ का वो लाल जोड़ा पहन दिया। माँ की मेरे लिए सहेज कर रखे वह गहने डालकर जब मैंने अपने आप को आईने में देखा, तो अम्मी की बात याद आ गई। जिस दिन मेरी गुड़िया ये जोड़ा पहनकर तैयार होगी ना, तो ऐसे लगेगा जन्नत से कोई परी उतर आई है। अम्मी की याद आते ही मेरी आंखें नम हो गई। काश आज अम्मी मेरे साथ होती, कितनी खुश होती वह मुझे इस जोड़े में देखकर। अभी मैं अपनी अम्मी की यादों में खोई ही हुई थी कि फरमान लौट आया। दरवाजे की दस्तक सुन मैंने सर पर वह भारी भरकम चुनरी भी ले ली। दरवाजा खोला तो सामने फरमान था। वह तो जैसे मुझे देखते ही रह गया। उसकी आंखें बस मुझ पर टिकी हुई थी। अरे, कहाँ खो गए? और मौलवी साहब कहाँ है? मैंने उसे हिलाते हुए कहा और एक नजर उसके पीछे डाली। उसके साथ कोई नहीं आया था। मैं नहीं जानता था मेरी आसिफा इतनी खूबसूरत है। वो बस इतना ही बोल पाया और अंदर चला आया। फरमान, मौलवी साहब कहाँ रह गए? मैंने फिर से उससे पूछा। हाँ, मौलवी साहब को लाने वाला तो था, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा मन बदल गया है। हमारे निकाह में किसी तीसरे की क्या जरूरत? उसने अंदर आकर दरवाजे को चिटकने लगा दी। मतलब कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, कहकर वो मेरी तरफ बढ़ गया। मुझे निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। उसने मेरे सर पर पड़े उस भारी भरकम दुपट्टे को हटा दिया। क्या तुम फरमान को अपना शौहर कबूल करती हो? वह धीरे से मेरे कानों में बोला। उसके हाथ मेरे जिस्म को उस सुर्ख जोड़े से आजाद कर रहे थे। हाँ, मैं फरमान को अपने शौहर के रूप में कबूल करती हूँ। यह निकाह कबूल है मुझे। तुम्हारे साथ नई जिंदगी कबूल है मुझे। रात गहराने लगी थी। उसने वहां टेबल पर पड़ी लालटेन बुझा दी। हम दोनों एक जिस्म एक जान थे। वो रात मेरी जिंदगी की